नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री कुंभ कार्यों की निर्माण गति से संतुष्ट नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ की विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ साफ और स्वच्छ होगा। कोरोना के कारण जो बाधाएं आई हैं, उसके बावजूद कुंभ मेले के निर्माण कार्य समय पर हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब श्रद्धालु कुंभ मेले में हरिद्वार आएंगे तो उन्हें हरिद्वार में स्नान घाट और पुल और सौंदर्यकरण जैसी सुविधाएं बेहतर दिखाई देंगी। वहीं मेले में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार ने एक एसओपी जारी किया है और उस एसओपी के आधार पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात कही गई है, उसके अनुकूल यहाँ पर ये कुंभ संपन्न होगा। उसके अनुसार इस कुंभ को संपन्न कराया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाएं हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, आरटीपीसीआर टेस्ट हो, जो वहाँ से हमको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके आधार पर ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएंगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया, जहां हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने कई विकास योजनाओं की समीक्षा की और कई विभागों के अधिकारियों के एक दिन की मुख्यमंत्री को विकास योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता दें कि सृष्टि गोस्वामी रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है। साथ ही कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं एक दिन की मुख्यमंत्री बनी सृष्टि गोस्वामी, जिन्होंने विधानसभा में कमान संभाली है, और मौजूद विधायकों सहित तमाम लोगों ने भी नए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को 2022 में होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सम्मानित जनता भी भली भांति जानती है, क्योंकि जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, जिससे लोगों को बहुत लाभ भी हुआ था। इतना ही नहीं, हसनैन ने कहा कि किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे और पूरा प्रदेश रावत को एक बार फिर से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 22 में आने वाले 22 में कांग्रेस को सरकार लानी है तो हरीश रावत जी का चेहरा बनाया जाए। इसलिए हरीश रावत जी को मैं जानता हूं अच्छी तरह, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक कार्यकर्ता से लेके और नीचे नेताओं से लेकर ऊपर नेताओं तक हरीश रावत जी नाम से जानते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश सिंह लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 3/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और डॉक्टर इंदिरा हरद्वेश नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि इस दौरान 26 तारीख में किसानों की ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन देने की बात कर रही है। साथ ही उन्होंने किसान बिल को भी काला कानून बताया है और सरकार अगर इन किसान बिल को वापस नहीं लेती है तो किसान अब मजबूरन बनकर रह जाएंगे। कांग्रेस ने नुकसान अगर हमने उनका फायदा भी नहीं किया, नुकसान भी नहीं किया। देखो सुनो, एक जवाब बता कैसे दिया उन्होंने, ये सबसे गंभीर जवाब है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नुकसान अगर हमने उनका फायदा, और अपनी सरकार 2/3 बहुमत से बनाएगी। कांग्रेस इस समय जनता इंतजार कर रही है चुनाव की। जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, जनता का रुख कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी 2/3 बहुमत से। क्या चीज़? कांग्रेस का तो 26 जनवरी का नहीं, किसान के आंदोलन के साथ हर तरह का सहयोग है, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि तीनों कृषि कानून जो है काला कानून है, किसानों के हित में नहीं है और किसान जो है मजदूर बन जाएगा अगर ये केस वापस।
लक्सर में फसल का सही दाम न मिलने से किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा होने वाली गोभी की फसल का बुरा हाल हो गया है। वहीं बाजार में इस गोभी का दाम मात्र 5 रुपए किलो है, तो वहीं मंडी में इस गोभी की कीमत सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो ही मिल पा रही है, जिसके कारण किसान को फसल की मंडी तक ले जाने की कीमत भी नहीं मिल पा रही है। जिसके बाद अब किसानों ने अपने खेतों में लगी गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर खेत जोत डाला है। वहीं किसानों का कहना है कि कुछ तो कोहरे की मार और कुछ मंदी की मार से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक दुर्दशा बहुत खराब हो चली है और एक और सरकार जहां किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं अगर देखा जाए तो किसान इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। 100 रुपये लगाकर 25 रुपये मिल रहे हैं इसमें कुछ नहीं मिल रहा। खेत बहे जा रहे, गन्ने पहले गन्ना बोल रहे थे, गन्ने में कुछ नहीं मिला। फिर खेती सब्जी की करी, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा। बहा का खेत खाली कर दिए। क्या माया सरकार की नाकामी, सरकार ने पहले सब्जी बोने पा दिया, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा। बैंक का पैसा कहाँ से देंगे। हमारी ज़्यादा डाउन कुछ हुई और जो भाव जो करना मंडी में कमा लागत में ज़्यादा जनता का खर्चा लेकर जा कर जाए में भी तो जो करना इसमें पूरा नहीं पट रहा। जो खाद पहने उसका भी पूरा नहीं पट रहा। इस बार जो क्या करे जाए, जो बाया दूसरी फसल देखो। और इसी बीच मंगलौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मंगलौर में कोयलू और ईंट भट्टे पर लगातार प्लास्टिक और रबड़ जलाई जा रही है। इसके बाद बताया जा रहा है कि चिमनी से निकलने वाला धुआं जो है वो लोगों को बीमारियों के लिए दावत दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी पूरी तरीके से मौन दिख रहे हैं। मैं आपको बता दें कि धुएं के कारण स्थानीय लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंगलौर से है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंगलौर से हमारे संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी राहुल, बताया जा रहा है कि कोयलू और ईंट भट्टों पर लगातार प्लास्टिक और रबड़ को जलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए वैष्णवी, मंगलौर का देहात क्षेत्र जहाँ पर भी भट्टे और कोल्हू हैं, वहाँ पर कोल्हू मालिक और जो ईंट भट्टे के मालिक हैं वो लगातार यहाँ पर प्लास्टिक जला रहे हैं और जो प्रदूषण विभाग है उनके नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी राहुल, बताया जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो कोई इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी तरीके से मौन है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती और जगह जगह अगर देखी जाए तो जगह जगह जितने भी भट्टे और कोल्हू हैं यहाँ पर प्लास्टिक जलाई जा रही है, जिससे निकलने वाला जो धुआं है स्थानीय लोगों को उससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। जी राहुल, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मंगलौर में कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा रैली निकालकर नए कृषि कानूनों का विरोध किया और इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने राज्य सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता आदित्य राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी गुरुकुल नारसन में इकट्ठा हुए और कृषि बिल के खिलाफ रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता आदित्य राणा ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है वो अति निंदनीय है। साथ ही इस मौके पर कांग्रेसियों में सीओ मंगलौर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं सीओ मंगलौर अभय सिंह ने कहा कि तिरंगा रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ज्ञापन मुझे सौंपा गया है उसे उचित प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। तिरंगा गन्ना यात्रा हमने निकाली है। ये पैदल मार्च जो है, ये जो हमारे किसान शहीद हुए हैं दिल्ली धरने में, सबसे पहले तो उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। नंबर 2 पर जो है काले कानून है ये वापस लिए जाए तुरंत। अरे भाई, जब किसान ही इनको चाह रहा है, क्यों जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हो? आप किसानों को आतंकवादी बता रहे हो, खालिस्तान से जोड़ रहे हो। इसके खिलाफ जो है आक्रोश आज कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है और ये पैदल यात्रा हमने गुरुकुल से और मंगलौर तक रखी है। कि ये आदित्य राणा जी के नेतृत्व में कुछ इनकी पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी थे जो कृषि कानूनों के संबंध में इनकी कुछ ज्ञापन का प्रस्ताव था जो इन्होंने नारसन से पैदल मार्च करके यहाँ पे लेके आए थे। इनका ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, उसको ले लिया गया है द्वारा।
रामनगर क्षेत्र में पिछले 1 साल से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही स्थानीय लोग लंबे समय से रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद रामदत्त चिकित्सालय में मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा मुहैया करा दी गई है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सुविधा मरीजों के लिए बंद हो चुकी थी, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद रामनगर संयुक्त चिकित्सालय प्रशासन ने समस्या को संज्ञान में लेते हुए मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करा दी है। हमने इस महीने से अपने सारे अल्ट्रासाउंड यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से प्रेगनेंसी के लेकर अपने पेट के अल्ट्रासाउंड से लेकर और ग्रंथियों के अल्ट्रासाउंड से लेकर सारे स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कलर डॉपलर भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे की खून के दौरे से लेकर माँ के खून के दौरे तक अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। पैरों के खून के दौरे की नलियों का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हर विषय में जितने अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं अपने शरीर के, हम सारे कर रहे हैं और अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, खबर रामनगर से है, जहां बताया जा रहा है कि लंबे समय से लोगों को अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं मिल रही थी, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। साथ ही आपको बता दें कि लंबे समय से रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सुविधा मुहैया कराने की मांग लगातार लोग कर रहे थे, जिसके बाद रामदत्त चिकित्सालय में मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा मुहैया करा दी गई है। रामनगर के वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई बताई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि तराई पश्चिमी को लगातार सूचना मिल रही थी कि काशीपुर में कई अवैध आरा मशीन चलाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 6 अवैध आरा मशीनों का विभाग ने सीज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि काशीपुर में कई ऐसी आरा मशीनें हैं जो अवैध तरीके से चलाई जा रही थी, जिनकी सूचना वन विभाग को लंबे समय से मिल रही थी, जिसके बाद एसडीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। साथ ही आरा मशीनों पर छापेमारी की कार्रवाई करती गई। वहीं कार्रवाई से आरा मशीन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि वन प्रभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि हमें कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि हमारे डिवीजन के काशीपुर रेंज के अंतर्गत कुछ लोग अवैध रूप से आरा मशीनें चला रहे हैं, जिसमें अवैध तरीके से लकड़ी काटी जा रही है। जी, हमें कुछ दिनों पूर्व सूचना प्राप्त हुई कि हमारे डिवीजन के काशीपुर रेंज के अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से आरा मशीनें चलाई जा रही हैं और जिसमें लकड़ी चीरी जा रही है। तो इस सूचना के आधार पर एक सब डिवीजन की एसडीओ की अध्यक्षता में टीम बनाई गई और पुलिस का सहयोग लेके काशीपुर के क्षेत्र में जहाँ सूचना थी वहाँ पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 ऐसी मशीनें पाई गई हैं जो अवैध रूप से चल रही थी। तो समस्त मशीनों को सीज कर दिया गया है। अब उनमें भारतीय वन अधिनियम के तहत रामनगर में राम मंदिर निर्माण के लिए एक बुजुर्ग ने 1 लाख से अधिक धनराशि दान की है। आपको बता दें कि 90 साल के एक वृद्ध ने ये धनराशि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को सौंपी है। वहीं बताया जा रहा है कि वृद्ध राजकीय महाविद्यालय के पास भंडारी बाबा के नाम से जानने वाले पहले बाबा हैं, जो आप बताया जा रहा है कि भंडारी बाबा के नाम से जाने जाने वाले बाबा गुफा में लंबे समय से भगवान की सेवा में जुटे हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि धनगिरी महाराज ने जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस दौरान आपको बता दें कि राम मंदिर का निर्माण होने पर सेवा करने का संकल्प लिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 90 वर्षीय वृद्ध राम मंदिर के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए दान किया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब भी राम मंदिर का निर्माण होगा तो तन मन धन से वे सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे ना तो किसी भी से भीख मांगेंगे और ना ही किसी से दान लेंगे, केवल अपनी मेहनत से ही उन्होंने इस धन को एकत्रित किया है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान तहसील प्रचारक गौतम, बीजेपी नगर उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, नवीन पोखरियाल और जेसी लोहनी, अतुल अग्रवाल मौजूद रहे। नारायण धनराशि मैंने इसलिए इकट्ठा करी, जिस समय बाबरी मस्जिद टूटा था मैं वहीं था, मतलब कार सेवक में। तब से हमारा संकल्प था जब मंदिर बनेगा तो हम तन मन धन से हम सेवा करेंगे करके हमने संकल्प करा था।
उसके बाद में मतलब अब हमारी वो अवस्था हो गई, हमें ये पता नहीं कि हम तन तो हमारे पास है नहीं, ये एक एक पैसा करके हमने जैसे तैसे इकट्ठा कर रखा है। भक्तजनों की भी यही कृपा थी कि तुम अपनी इच्छा पूरी करो सर्वसम्मति से, इसलिए मैंने इसको मतलब अपनी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वहाँ तक चरणों में इस प्रसाद को पहुँचाने की कृपा आप लोगों को परेशान करा है कि इसको वहाँ तक पहुँचा। उधम सिंह नगर के गदरपुर में बीजेपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर गौरव सेनानियों और वीर नारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गौरव सेनानियों और वीर नारियों को सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को भूला नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा दी है, जिससे देश के वीर सेनानियों और नारियों के बलिदान का व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा। यह हम लोगों का सम्मान है, सौभाग्य है कि इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बना जिसको अपने महापुरुषों का सम्मान और सैनिकों का सम्मान आता है। आज उन्होंने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया, यह हम सब लोगों का बहुत बड़ा सम्मान है। और इस जो पराक्रम दिवस मनाने का जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, मोदी जी ने निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इस प्रकार से देश के क्रांति वीरों का कांग्रेस ने जो उनको सम्मान देना चाहिए था वह नहीं कर पाई, और निश्चित रूप पर वर्तमान गवर्नमेंट ने आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी को एक ऐसा सम्मान दिया है जिसके लिए आज हम सभी ऋणी हैं। मैं समझता हूँ भारतीय सेना भी आज इसके लिए गदगद है। आज इस पंडाल में बैठे हुए हजारों की संख्या में जो पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उसकी जयंती मनाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता, यहाँ का हर व्यक्ति आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। टिहरी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों के लिए मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि कुलपति के निर्देश पर अब विश्वविद्यालय का कार्य समय सुबह 10 से 5 की जगह 10 से 6 बजे तक कर दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभी कर्मचारी अब 1 घंटे ज़्यादा काम करेंगे। आपको बता दें कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के बादशाही हॉल के मुख्यालय में अब कुलपति के साथ सभी 62 कर्मचारी 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे। वहीं सरकारी संस्थानों में 10 से 5 बजे तक का समय निर्धारित होता है, लेकिन कुलपति पीपी ध्यानी ने नए साल से 1 घंटा बढ़ाने का फैसला लिया और विश्वविद्यालय के 6 अधिकारी और 56 कर्मचारियों को इनमें सहयोग के लिए कहा। वहीं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से 54 राजकीय महाविद्यालय, 114 निजी महाविद्यालय और 36 बीएड कॉलेज संबद्ध है। इन सभी संस्थानों में लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। ऐसे में काम को जल्द करवाने और छात्रों की सुविधा के लिए कुलपति ने 1 घंटे का काम बढ़ा दिया है। इसके बाद अब विश्वविद्यालय में शाम 6 बजे तक काम किया जा रहा है। हर काम किसी भी, चाहे मान्यता से संबंधित हो, चाहे परीक्षा से संबंधित हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, हर काम पेंडिंग पे पेंडिंग हो रहा है। इसलिए हमने सबके साथ मिलके विचार विमर्श किया अपने अधिकारियों के और जो हमारे दैनिक वेतनभोगी हैं। हमने कहा अगर हम कार्य को लंबित करते रहेंगे तो आने वाले 10 सालों में भी आपके कार्य नहीं होंगे। सीमित मानव संसाधन है, हम सब क्यों ना 1-1 घंटा अपना दे दें, अतिरिक्त बैठें और उन लंबित कामों को करते रहें, पुराने का, और आगे की प्रक्रिया को दुरुस्त करें। दिनेशपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर गदरपुर विधानसभा प्रभारी अलका पालू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बैठक में कांग्रेस की सरकार बनने और विधायक सभा में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी को जिताने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री ममता हालदार और पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के साथ दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गदरपुर विधानसभा कांग्रेस प्रभारी अलका पाल ने कहा कि 2022 में होने
वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। साथ ही बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि सभी कांग्रेसियों को एकजुट होकर कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है और कहा कि बीजेपी की जन विरोधी कल्याणकारी नीतियों से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है, इसलिए 2022 में निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस बैठक में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस से लेकर सभी प्रकोष्ठ के कांग्रेसी पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी संगठन की मीटिंग है, हमारी प्रभारी जी आई हुई थी और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, तो पूरे बूथ लेवल पे हम लोग उस मजबूत करने के लिए एक लोग और कमेटी के साथ बूथ में जा रहे हैं और जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। हमने अपने संगठन की बैठक को यहाँ रखा है, जो कि हमारा मिशन 2022 है। हमें एकजुट होकर कांग्रेस के कामों को प्रचार प्रसार करते हुए, उसकी रीति नीतियों को प्रचार प्रसार करते हुए हमें ग्रास रूट लेवल पे बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए और उनको एक्टिव करने के लिए हमने आज ये विचार विमर्श और मंथन और बैठक की है और इसका निश्चित तौर पे फ़ायदा हमें 2022 में मिलेगा। हरिद्वार के लडौरा में चमन लाल महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील उपाध्याय ने कोरोना की वैक्सीन के गौरवशाली बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन हम सबके लिए गौरवशाली पल है और हम सब ने बहुत संघर्ष किया है। कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए नियमित रूप से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार के आदेशों के बाद विद्यालय खोले गए थे तो विद्यार्थियों के अभिभावकों के मन में भय का माहौल था, जिसके मद्देनजर विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब वैक्सीन आने से अभिभावकों के मन में डर थोड़ा कम हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना काल को देखते हुए विद्यालय में बिना मास्क प्रवेश नहीं है और समय समय पर पूरे विद्यालय परिसर को सैनिटाइज भी किया जाता है। सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखते हुए ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में के जसपुर में सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद से जसपुर जा रहे गाड़ी को सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग के नाम पर रोक लिया और सामान को 2 नंबर का बताते हुए 50,000 की रिश्वत की मांग की। वहीं पीड़ित के पास पैसे न होने के चलते सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों ने 18,000 लेकर गाड़ी को छोड़ दिया। साथ ही आपको बता दें कि सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पीड़ित उचित न्याय की मांग कर रहा है। 50,085 का बिल था। जसपुर में डॉक्टर MP सिंह के सामने मेरी सेल टैक्स विभाग द्वारा गाड़ी रोकी गई, जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी थी। मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई गाड़ी छोड़ने की। मेरे पास 50,000 ना होने के कारण बड़ी बामुश्किल में 18,000 रुपये देकर के उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी है। नहीं तो कह रहे थे कि 1,60,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आपको तत्काल जेल जाना पड़ेगा। 18,000 रुपये देकर के उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी है। मेरा शीशा आ रहा था, वो 18,000 रुपये देते हुए मैंने उनकी पूरी वीडियो बना ली है। वो वीडियो मेरे पास है। मैं जसपुर निवासी, इसके द्वारा एक्साइज टैक्स अधिकारी है, इसके विरुद्ध एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इनके विरुद्ध। तो इसमें CD भी साथ में संलग्न है, तो इसका जो है परीक्षण कराया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य विभाग को लेकर पहले तो प्रथम स्तर पर इसकी जाँच कराई जाएगी और जाँच में यदि तथ्य सही पाया जाएगा तो इनका जो विभाग उच्च अधिकारी है उसके लिए। बाजपुर में त्रिवेंद्र सरकार के जरिए कार्यक्रम के तहत ब्लॉक कार्यालय के बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई विभागों से संबंधित कुल 692 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिससे मौके पर ही 628 शिकायतों का निस्तारण किया गया और 64 शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि ब्लॉक परिसर में आयोजित हुए बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के जरिए कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्रों के जरिए पहुंचकर उनको लाभ देना है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह हर विधानसभा में इस प्रकार के शिविर लगाकर सीधे पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में हर वर्ग के व्यक्ति तक योजनाएं पहुंच रही हैं, जिसका लाभ प्रदेश की जनता उठा रही है। शिविर लगा है सरकार आपके द्वार, जिसके निमित्त 2 दर्जन से भी ज़्यादा यहाँ पे विभाग उपस्थित हैं और आप भीड़ को देख करके आकलन कर सकते हैं कि जिस निमित्त हमने शिविर लगाया लगभग अभी 150 से अधिक शिकायतें यहाँ पहुँच चुकी हैं
और जिसका हम मौके पे निस्तारण कर रहे हैं। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनने हैं, पूर्ति निरीक्षक, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास और सहकारिता, मत्स्य पालन, ऐसे लेकर के राजस्व विभाग की बहुत सारी समस्याएं आई हैं जिसका हमने यहाँ पे निस्तारण किया है। गदरपुर के बिशनपुर में लगातार जो सड़कें हैं वो जर्जर हो रही हैं। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कांग्रेस नेता प्रीत ग्रोवर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने श्रमदान के माध्यम से जर्जर सड़क के गड्ढे को मलबा मिट्टी डालकर भरा। साथ ही कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे को आईना दिखाते हुए सीएम रावत की घोषणाओं को खोखला बताया। वहीं यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विशाल मक्कड़ ने कहा कि खराब मुख्यमंत्री का अवार्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला है, जिनकी वजह से गर्व से उठा हुआ उत्तराखंड का शीश झुक गया है। साथ ही कहा कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए ग्रामीणों के जरिए श्रमदान कर गड्ढों को भरा जा रहा है। और कहा कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके विधानसभा में सड़कों का हाल बहुत ही निंदनीय है, जिसके कारण सड़क हादसे आए दिन होते रहते हैं। नवीनीकरण की मांग को लेकर शासन प्रशासन से कई बार वार्ता की गई, कई बार हमारे द्वारा इस सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। उसके बावजूद भी इस सड़क पे शासन ने ना प्रशासन ने कोई ध्यान दिया। और स्थानीय विधायक जो यहाँ के अरविंद पांडे हैं और प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी इस सड़क का हमेशा अनदेखी की जाती है। उस सब के चलते आज हमने इस रोड पे कार सेवा कर इस सड़क में खड्डे भरने का काम किया है, ताकि आने जाने वाली पब्लिक को दिक्कत ना हो। हमारा जो क्षेत्र है गुलरबोज डाम, इसे मंत्री जी पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और एक हर जगह अपना एग्जाम्पल देता है कि मैं गुलरबोज डाम को एक गदरपुर शहर के लिए या गुलरबोज के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाऊंगा। वहां पर जाने वाली सड़कों के हालात आप देख लीजिए, ये रोड भी उनके पर्यटन स्थल पर जाती है, वो रोड भी उनके पर्यटन स्थल पर जाती है। सर्वप्रथम मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है, हम अपना विधायक, हम अपना सांसद हम क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि हमें अपनी सड़कों का निर्माण खुद करना पड़े। सड़कों के हालात देखिए आप, ये गड्ढे हमें खुद भरने पड़े। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 16 जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन की स्थिति संतोषजनक है। 1037 हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण हो चुका है। साथ ही कोई भी गंभीर समस्या ऑब्जर्वेशन में सामने नहीं आई है। लोगों में टीकाकरण को लेकर विश्वास बढ़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुंभ को लेकर भी प्राथमिकता के आधार पर रणनीति बनाई गई है, जहां बड़ी संख्या में कार्मिक तैनात होंगे, जिसके लिए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और वॉलंटियर्स को भी वैक्सीनेट करने का प्रयास करेंगे। कुंभ के दौरान टीका केंद्रों को भी बढ़ाए जाने की योजनाएं बनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण में 18,000 हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण चल रहा है और अगले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा संकलित कर डिमांड की जाएगी। और मकर संक्रांति स्नान के दौरान भीड़ के संपर्क में आए सभी कार्मिकों की कोरोना जांच कराई जा रही है। ये रहेगा कि आपको भी जो है उसके पहले वैक्सीनेट करने के लिए एक रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट जो है मेरे ओर से गवर्नमेंट को जाएगा। जो कुंभ मेले में लोग आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? उसके लिए हम पृथक से प्रक्रिया बना करके फिर जारी करेंगे, ऑफिशियली जो है एक प्रेस मीट करेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं वैक्सीनेशन के दौरान कि जो 100 लोगों का टारगेट है वो 100 लोग पूरे नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन किया गया। तो अपने जिले की क्या स्थिति है इसमें? फिलहाल ये फोर्स्ड या मैंडेटरी वाली बात नहीं है, इसमें वॉलेंट्री है, मगर काफ़ी मात्रा में लोग जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों का जो है वो वॉलेंट्री बेसिस में होता है, अदरवाइज जो है अधिकांश लोग जो है इसमें तो आगे आकर के जो है वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। अभी तो 1037 लोग जो है वैक्सीनेशन कर चुके हैं। बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी जब हमारे लिए अगर नंबर्स ज़्यादा मात्रा में नंबर्स अगर वैक्सीनेट करने का आवश्यकता पड़ेगी तो फिर जो है बूथों का जो संख्या है वो बढ़ाया जाएगा। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद रावली महदूद में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने नशीली दवाइयों को अवैध रूप से बेचने वालों पर छापेमार कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद का है, जहां मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से नशीली दवाइयों को बेचने वाले पर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के जरिए छापेमारी की गई। वहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती का कहना है कि मौके पर अपने एक ग्राहक को पहुंचाने आए एक नाबालिग बच्चे के पास से एक कॉरेक्स की शीशी और अवैध रूप से नशीले पदार्थ मिले हैं और अभी उन नशीले पदार्थों की जांच की जाएगी, जिसके बाद उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता मोहित चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी मोहित, ड्रग्स इंस्पेक्टर ने नशीली दवाइयों को अवैध रूप से बेचने वालों पर छापा मारा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी वैष्णवी जी, आपको बता दें कि मामला हरिद्वार के थाना क्षेत्र रावली महदूद का है जी, जहाँ मुखबिर को जहाँ ड्रग्स इंस्पेक्टर जो अनिता भारती जी है, उन्हें एक मुखबिर की सूचना पर खबर मिली थी जी कि यहाँ कुछ समय से स्मैक और ड्रग्स का काम चल रहा है जी। तो उन्हें ये भी सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ नस्ली दवा का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। इस पर उन्होंने एक छापामार कार्रवाई की गई है जी, जिसके द्वारा उन्होंने एक नाबालिग बच्चे को पकड़ा। नाबालिग बच्चे से उन्हें एक कोरेक्स की शीशी बरामद हुई है जी। और जब कोरेक्स की शीशी उन्हें बरामद हुई है तो नाबालिग बच्चे से कोरेक्स की शीशी और स्मैक बरामद हुई है। स्मैक बरामद होने के बाद जब उससे पूछताछ की गई है तो उसने ये बताया कि जी उसे जो दवाई देने वाला है, जो उसे दवाई देने वाला लड़का है उसने हेलो जी, जो दवाई देने वाला है आकाश निवासी रावली महदूद है और कुलदीप है और प्रिंस निवासी रावली महदूद है। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला की है। पुलिस को जब इत्तला की गई है तो छापेमारी कार्रवाई में जब पुलिस लड़के के द्वारा जो मकान बताया गया है उस जगह छापा मारा गया है तो उस जगह गांजा जो बरामद हुआ है। जी मोहित, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।